हेलो गाइस, वेलकम टू एमआर डिफेंस। आज हमारी सीरीज़ का पार्ट 3 है जिसमें हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, लेट अस बिगिन द सीरीज़। हम ये सब करने वाले हैं एक माइंड मैप सीरीज़ के थ्रू, जो कि बिल्कुल से फ्री है। लेट अस बिगिन। सबसे पहले जानते हैं राइट्स होते कितने टाइप से हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइट्स। एक आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं। फर्स्ट आपके कौन से होते हैं? ह्यूमन राइट्स। दीज आर यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब ये होता है कि ये कंट्री टू कंट्री, रिलीजन या उसके हिसाब से ये चेंज नहीं होते। दे आर यूनिवर्सल एंड दे आर इक्वली गिवन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन दिस प्लेनेट। ठीक है। सेकंड होता है आपका फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू इट्स सिटीजन्स को जो राइट्स मिलते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं, एंड दे आर चेंजेबल इन नेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। ठीक है। इंडिया में किसी के लिए दूसरे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स उनके सिटीजन्स को उनकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और है। तो ये 2 तरीके के राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, दैट बिगिन्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ठीक है, 12 से बिगिन होकर 35 पे एंड होता है। इसमें आपका दिया गया है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। एंड दीज राइट्स आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, जो उनका था, वहाँ से हम लोगों ने इसको बोरो किया या फिर वहाँ से सोर्स है ये। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो इंडिया में ऐड हुए हैं। नेक्स्ट है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कि आपका ऐसा नहीं है कि एक बार जो लॉ, नेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट इस पर लगा सकता है। सीधा सा आप याद रखो, नेसेसरी restrictions can be applied by the government to maintain law and order। ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आप फंडामेंटल राइट्स का पूर्णतः यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स से इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का। जैसे एक फंडामेंटल राइट है हमारा फ्रीडम टू स्पीच। तो अगर ये एब्सोल्यूट होता नेचर में, तो एवरीवन हैज़ ये फ्रीडम टू स्पीच, तो फिर कोई सुनता ही नहीं। सभी लोग क्या करते हैं? बोलते रहते। एवरीवन विल स्पीक ओनली। ठीक है। नाउ अभी क्या होता है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट पुट नेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, इंटरनेट बंद कर दिया या और जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगा दिए जाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट फीचर क्या? दे आर जस्टिसेबल का मतलब होता है कि अगर इफ़ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड बाय एनी लॉ, ठीक है, then the government and the Supreme Court has the right, and basically the individual citizen has the right to approach the Supreme Court directly। ठीक है। इसके लिए क्या आते हैं? रिट्स आते हैं, आपके रिट्स आते हैं। आर्टिकल 32 से आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपका क्या हो रहा हो, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? आर्टिकल 226 के थ्रू आप क्या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है? दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री। FRR प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री, प्रोटेक्टेड बाय SC सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंट्री से ये क्या होते हैं? ये सब प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फीचर है, दे आर नॉट सैक्रोसेंक्ट और परमानेंट, कैन बी अमेंडेड। इसका सिंपल सा मतलब होता है, सैक्रोसेंक्ट का मतलब होता है पवित्र। अब पवित्र क्या है? जैसे रिलीजियस बुक्स होती हैं वो पवित्र होती है, तो उनमें माना जाता है कि अभी इसमें क्या हो सकता है? बदलाव नहीं कुछ हो सकता है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो सकता है? इट कैन बी अमेंडेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, और अमेंड हुआ है, कैन बी अमेंडेड। अब अमेंडमेंट कैसे हो सकता है? अमेंडेड। आर्टिकल 368 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये आपका डील करता है किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, कुछ भी एड ऑन होगा, वो सब आपका आर्टिकल 368 के थ्रू होगा जाके। ठीक है। अब ऑर्डिनरी लॉ से आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कभी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके लिए बाकायदा आर्टिकल 368 के अंडर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उस तरीके से लॉ जब पास होगा तब वो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फीचर कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट राइट्स गिवन इन आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है। देखो, नेशनल इमरजेंसी याद रखना है, इसको पूछा जाता है बहुत बार। आर्टिकल 352 ये आपका नेशनल इमरजेंसी है, और इमरजेंसी कहाँ से आपका स्टार्ट होता है? आर्टिकल 352 से 360, जिसमें आपका 360 क्या आता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है।
इमरजेंसी आपका कौन सा, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और आर्टिकल 356 आपका डील करता है किससे, प्रेसिडेंट्स रूल से, याद रखना है ये, प्रेसिडेंट्स रूल से, ठीक है। और 352 नेशनल इमरजेंसी। तो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट कौन सा आपका, आर्टिकल्स 20 एंड 21। ये भी आपका 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये चेंजेस हुए थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देयर एप्लीकेशन फॉर आर्म पर्सनल इज रेस्ट्रिक्टेड और एंड एब्रोगेटेड। ये आपका आर्टिकल 33 है, याद रखना आर्टिकल 33 है। आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस या सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, ठीक है। नहीं तो पता चले सभी लोग बोलने लगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड ऑल दैट है, तो हमको अलग से ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। तो उनके लिए अलग से लॉ होते हैं डील करने के लिए। नेक्स्ट है, ओरिजिनली जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 को आया देश में, अप्लाई हुआ, तो उस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो थे 7th कौन से थे भी डिस्कस करेंगे। जो 7th जो डिलीट हुआ है वो हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी दैट इज आर्टिकल, राइट टू प्रॉपर्टी दैट इज आर्टिकल 30। ये आपका आर्टिकल 30 था, ठीक है। अभी ये एक लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट ना होके क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, लीगल राइट, ये आपको याद रखना है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है, ठीक है। और ये अभी किस में है, आर्टिकल 300A में, 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और किस अमेंडमेंट के थ्रू ये चेंजेस हुए थे, वो हुए थे आपके 44th अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चेंजेस हुए थे, ठीक है। हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे, याद रखना है आपको, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से, ठीक है। तो अभी आपके कितने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। ये जैसे लिखा है राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। अभी चलते हैं आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। आर्टिकल 12 बेसिकली आर्टिकल 12 से ही पार्ट 3 स्टार्ट होता है जो आपका फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। तो आर्टिकल 12 बेसिकली डिफाइन क्या करता है, स्टेट की डेफिनेशन देता है कि व्हाट इज अ स्टेट, ठीक है, व्हाट इज अ स्टेट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन ये है कि एनी गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड एज स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर उसको भी स्टेट बोला गया है। ऑल लोकल अथॉरिटीज़ जो आपकी म्यूनसिपालिटीज़ हो गई हैं, पंचायत हो गई, दीज आर ऑल्सो स्टेट, ये स्टेट की डेफिनेशन है। स्टैट्यूरी एंड नॉन स्टैट्यूरी अथॉरिटीज़, स्टैट्यूरी क्या होती है, जिनको किसी कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के लॉ से बनाया जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट के लॉ से इनेक्टेड जितनी भी बॉडी होती हैं, इनेक्टेड पार्लियामेंट लॉ इनेक्टेड बॉडीज़ को बोलते हैं स्टैट्यूरी बॉडीज़, ठीक है। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स करता है, डिक्लेयर्स दैट, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। मतलब कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स का कोई अगर वायलेशन कर रहा है, कोई लॉ वायलेशन कर रहा है, अब लॉ में भी क्या होते हैं, परमानेंट लॉ होते हैं, टेम्पररी लॉ भी होते हैं, परमानेंट लॉ होते हैं, परमानेंट लॉज होते हैं, टेम्पररी लॉज होते हैं, ठीक है, स्टैट्यूरी लॉज होते हैं, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं उन सभी को क्या कंसीडर किया जाता है, वॉइड कंसीडर कर दिया जाता है, ठीक। अभी नेक्स्ट चलते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले कुछ सेक्शंस में डिवाइड हुए हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी जो आपका आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक रहता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम जिसमें आपके कुछ फ्रीडम्स के बारे में बात की जाती हैं जो आपका आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आपका आर्टिकल 23 एंड 24 है। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आपका आर्टिकल 25 से 28 है। तो अभी हम पहले देखते हैं आर्टिकल 14 से देखते हैं। आर्टिकल 14 बेसिकली क्या दिया गया है, आर्टिकल 14 डील्स विद इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि सभी लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में क्या है, एवरी सिटीजन इज इक्वल, इक्वलिटी की बात कर रहा है। सभी जो सिटीजन्स हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्रीड स्टेटस जो भी है उनका, ठीक है, वो सब क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है। अब ब्रिटिश में एक कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो नहीं है, ठीक है। हम लोगों में क्या है, इक्वलिटी ऑफ लॉ है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट इसके बाद आता है, अगला है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में दिया गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि क्या है, प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15, प्रोहिबिट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब ये है कि अभी स्टार्टिंग में देखो जब इंडिया गुलाम हुआ करता था तो देयर आर सम सोशल इविल्स जहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन,
ठीक है, कास्ट के हिसाब से, क्रीड के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। पीपल्स वर नॉट अलाउड टू टेक पब्लिक बाथ, पानी पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए नहीं दिया जाता था एंड ऑल दैट। तो उसको आर्टिकल 15 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट करता है वो, ठीक है। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करता है कि अभी कोई आप उस पर आप प्रोहिबिट करता है कि आप इक्वली ट्रीट करेंगे सभी को, आप मना नहीं कर सकते। जैसे कोई जनरल स्टोर है, वहाँ पे अगर कोई किसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, पर्टिकुलर कम्युनिटी से, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, या पब्लिक ऑफिसेज में आप उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है, एंट्री के लिए। आर्टिकल 16 डील्स विथ, आर्टिकल 16 में दिया गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ देखो, अभी स्टार्टिंग में जैसे बताया था, ये आपके क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, क्वालिफाइड है। तो इसमें कुछ चेंजेस भी हैं। जैसे आर्टिकल 16 में अभी बोला गया है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, फिर आपका ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया, तो यही क्या होता है कि नेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस आर देयर, ठीक है, फॉर द अभी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है आर्टिकल 17, दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये किसी भी तरीके के छुआछूत को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मना करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट डील्स विथ एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। बेसिकली कौन कौन से, जो भी आपके टाइटल्स हैं, अभी देखो जब इंडिया में राजा वगैरह हुआ करते थे तो चौधरी हो गया, ठीक है, दिस आगे नाम के आगे लगा है, श्री करके बहुत सारा नाम के आगे लगा है, ठीक है, नाम की स्टार्टिंग में कुंवर वगैरह हो गया, ये सब क्या होते थे, उपाधियाँ, जो टाइटल्स होते थे, ठीक है। उन सबको क्या किया, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग आज़ाद हो गए, उनको एबोलिश कर दिया गया है। अभी सिर्फ आप क्या, इंडियन सिटीजन कैन ओनली होल्ड 2 काइंड्स ऑफ टाइटल्स, वो भी कौन कौन से, मिलिट्री एंड एकेडमिक, ठीक है, मिलिट्री एंड एकेडमिक। अभी जैसे क्या है, भारत रत्न है, तो भारत रत्न जिनको मिला है वो कभी अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकते। जैसे सचिन तेंदुलकर है, कभी आपने देखा है कि लिखा हो सचिन तेंदुलकर भारत रत्न या भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा इनको डॉक्टरेट की भी कई सारी उपाधियाँ मिली हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज़ से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे से ये ऐसे डॉक्टर लिखने लगे, ठीक है। कभी देखा है आपने कि डॉक्टर आगे से ऐसे लिखा हो, नहीं लिखा होगा, ठीक है। हाँ, अभी देखो आर्मी जैसे आप जा रहे हो डिफेंस फोर्सेस में, तो इसमें क्या होता है कि मिलिट्री टाइटल्स आप हेल्ड कर सकते हो, ठीक है। ये एक आपने प्रोवर्ब एक वो सुन भी रखा होगा लाइन, सोल्जर्स नेवर रिटायर, रैंक्स नेवर रिटायर बेसिकली। तो रैंक्स आपकी कभी रिटायर नहीं होती हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल से अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसके मरते दम तक वो आगे नाम के आगे ये टाइटल लगा सकता है, लेफ्टिनेंट जनरल। नेक्स्ट है आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 19 टू 22, राइट टू फ्रीडम। ना राइट टू फ्रीडम में कुछ तरीके की फ्रीडम्स दी गई हैं। जैसे आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट 6 काइंड ऑफ फ्रीडम्स। आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन ए, ठीक है, 19(1) ए का सेक्शन जो है सबसेक्शन है, उसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। 19(1) बी, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ये आपको हूबहू याद भी रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद भी रखनी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 1A, 19(1) ए सबसेक्शन, ठीक है, 19(1) सेक्शन सबसेक्शन ए, ठीक है, 19(1) सबसेक्शन बी, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब आपको एन इंडियन सिटीजन कैन पीसफुली असेंबल विदाउट आर्म्स। पीसफुल असेंबली अलाउ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो हड़ताल वगैरह होती है उनको अलाउ किया जाता है, ठीक है। पिकेटिंग वगैरह को अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है, पिकेटिंग वगैरह को अलाउ नहीं किया जाता है। पीसफुल आप अपनी जो ट्रेड यूनियंस वगैरह होती हैं वो पीसफुल असेंबल होकर प्रोटेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट को भी अलाउ नहीं किया जाता है, असेंबल होकर आप अपनी असेंबली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन, फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 19(1) सबसेक्शन सी, आर्टिकल 19 का जो 1 सबसेक्शन सी है उसमें ये दिया गया कि एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी फॉर्म कर सकते हैं। ये आप याद रखना है, इसको सीक्वेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद है आर्टिकल 1D, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो फ्रीली, ठीक है, फ्रीली आप कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी स्टेट में आप घूम सकते हो, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम। नेक्स्ट है आर्टिकल 19(1)E, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट एंड सेटलमेंट। आप कहीं भी सेटलमेंट कर सकते हो, कहीं भी रेसिडेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी एक इसमें एक एक्सेप्शन था, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में नहीं कर सकते थे, लेकिन 5-6 अगस्त 2020 को जो बाइफर्केशन हुआ है, बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, दैट इज़ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके थ्रू आपका क्या होता है कि अभी आप जम्मू एंड कश्मीर या उससे जो जगह एरिया रिलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे भी आप परमानेंट सेटलमेंट कर सकते हो, वहाँ भी ज़मीन ले सकते हैं, ठीक है। एंड इंडियन सिटीजन कैन सेटल देयर। 19(1)F में देखो ये तो डिलीट हो गया, ठीक है। अगला है 1G,
प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप इंडियन सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब इसमें एक नेसेसरी रेस्ट्रिक्शन क्या, नेसेसरी रेस्ट्रिक्शन ये है, इमोरल ट्रेड, इमोरल ट्रेड को नहीं कर सकते, इमोरल ट्रेड या प्रोफेशन को नहीं कर सकते। जैसे क्या हो गया, स्मगलिंग हो गया, ठीक है, ड्रग डीलिंग हो गया, ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, इमोरल ट्रेड के अंदर आते हैं। अब आप कोई कह सकता है अरे सर ये तो फंडामेंटल राइट है हमारा, हम किसी भी तरीके का राइट कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, यही है एब्सोल्यूट की, एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें नेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो आपको अगर प्रोफेशन और कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन करना है तो इसका मतलब ये नहीं आपका इमोरल ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब कोई भी ऑफेंस के लिए आपको क्या कुछ तरीके की प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें क्या किया गया है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, ठीक है, आपको एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल के लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मतलब कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स, ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि जो इस टाइम पे कानून है उसी कानून के हिसाब से आपको क्या होगा, लॉ होगा। लेट्स से इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है 2011 में शायद दिल्ली रेप केस हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कन्विक्ट थे तो उनको जो सज़ा मिलेगी वो 2011 में, जो 2011 में जो लॉज थे, ठीक है, जो भी लॉज थे उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। अब 2014 में चेंजेस हो गए लॉज में, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। मान के चलो कोई एक्स भैया है, एक्स है, इन्होंने कोई क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, और इन्होंने मर्डर किया 2022 में, ठीक है, जब 2022 में मर्डर किया तो भाई लॉज थे कि इनको सिर्फ 10 साल की सज़ा होगी, फॉर एग्जांपल है ये, ठीक है, लेकिन क्या किया गया 2024 में लॉ बदल दिए, ठीक है, मर्डर की सज़ा कर दी कितनी, 5 साल। अब ये नहीं बोल सकते हैं कि 5 साल की सज़ा इनको मिलेगी कितनी, इनकी 10 ईयर्स की ही मिलेगी सज़ा, ठीक है, क्योंकि जो उस टाइम पे लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग जब क्राइम हुआ हो, जिस टाइम पे ऑफेंस हुआ हो उस टाइम के अकॉर्डिंग ही सज़ा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अगला जो है नो डुअल जियोपार्डी, मतलब एक क्राइम के लिए एक ही सज़ा, एक खून की सज़ा एक ही होगी, वो देखी होगी मूवी 7 खून माफ़, ठीक है। अब एक खून करो तब भी वही सज़ा होगी, 7 खून करो तब भी क्या होगी, वही सज़ा होगी। डुअल जियोपार्डी नहीं है, ठीक है, एक ऑफेंस के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। हाँ, ऑफेंस का नेचर अगर चेंज होता है तब वो चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है, ऑफेंस अगर चेंज होगा तो सज़ा भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है नो सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। नो सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग ऑफेंस का मतलब होता है कि ओरली, रिटन या एनी डिजिटल फॉर्म, किसी भी फॉर्म में कोई भी बंदा अपने गवाही नहीं दे सकता कि हाँ भैया हमने क्राइम किया, ये अगेंस्ट द लॉ है, ठीक है, प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अभी इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सिंपल सा, एनीथिंग दैट मेक्स सिटीजन्स लाइफ गुड, वो सब आपका इसी में आ जाता है। पर्सनल डिग्निटी, फुल लाइफ जीने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाता है। लेट्स से जैसे हो जाता है राइट टू प्राइवेसी, ये सब आपका आर्टिकल 21 में ही आता है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू लिवलीहुड, ये सब आपका किस में आता है, आर्टिकल 21 में। अगला है नेक्स्ट आर्टिकल 21A, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक के लिए, फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, फ्री एजुकेशन है, ठीक है, सरकारी स्कूल में उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, ये याद रखना। ये आपका ऐड जो हुआ था, ये आपका आर्टिकल 21 ऐड हुआ था 86th, एक मिनट रुकना, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, ठीक है, जिसमें आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बोला गया था फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। नेक्स्ट है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब इसमें ये होता है कि किसी को भी ये प्रोटेक्शन देता है सिटीजन को कि उसको जब भी कोई डिटेंशन उसका किया जाए तो ही और शी हैज़ द राइट क्या है, पहला इन्फॉर्म्ड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, पकड़ने आ गई पुलिस तो एवरी पर्सन हैज़ द राइट कि उसको ये जानने का है कि किस जुर्म में उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोड्यूस्ड
बिफोर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिटेंशन 20 विद इन 24 आवर्स क्या करना है उनको बताना है। ठीक है, इसमें भी दो तरीके की डिटेंशंस बेसिकली होती है। डिटेंशंस भी आपकी दो टाइप्स की होती हैं, पहली आपकी होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन और दूसरी आपकी होती है पिनिटिव डिटेंशन। पिनिटिव डिटेंशन भी आपकी क्या होती है, दो तरीके की होती है। पिनिटिव डिटेंशन, ठीक है, आफ्टर ट्रायल जो भी आपका आफ्टर ट्रायल जब आपको सज़ा हो जाती है वो सब आपका पिनिटिव डिटेंशन होता है, और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन आफ्टर ट्रायल जो सज़ा हो जाती है और उसके लिए आपको जेल में रखा जाए, वो सब आपका आता है किसमें, पिनिटिव डिटेंशन में। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है, मान के चलो आप पे शक है कि आप क्या दंगे वंगे करवाने वाले हो, तो जो पुलिस है आपको क्या करेगी, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कर सकती है, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट द सिक्योरिटी एजेंसीज कैन अरेस्ट अ पर्सन। ठीक है, डिटेन अ पर्सन। ठीक है, कमिट क्राइम नहीं किया हो बट लाइकली क्या हो इन फ्यूचर, वो नियर फ्यूचर में करने वाला हो। ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है बेस्ड ऑन किस पे होती है, सस्पिशन पे, कि हम पे किसी पे शक है कि अरे आज ये कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट इसमें अभी कौन सा आ जाता है, आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 बेसिकली आपका किस पे डील करता है, इसको एक मिनट साफ कर लेते हैं, बोल्ड को साफ कर लेते हैं। आर्टिकल 23 बेसिकली आपका टॉक्स बात करता है किसके बारे में, प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, इतना याद रखना है बस, प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, देह व्यापार। ठीक है, ह्यूमन को यहाँ आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र करना। ठीक है, वो सब। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 24, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 24 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है बच्चों को, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट बेसिकली, चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को ये प्रोहिबिट करता है किसने, बिलो द एज ऑफ 14, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, मतलब 14 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं उनका किसी हार्मफुल एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, हजार्डस एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 24। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो नॉन हजार्डस एक्टिविटीज़ है उनमें नहीं हो सकता, उनमें कर सकते हो। हजार्डस एक्टिविटीज़ होगी जैसे चिमनी में काम करना या फिर आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना, जो कांच की फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें काम करना। ठीक है, जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस काफ़ी हार्ड होती हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमारा जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजियस फ्रीडम की जो बात आती है वो आती है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या बात करता है, आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस ऑन हिज बिलीव, अपने हिसाब से जो भी उसकी रिलीजियस बिलीव्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, इसी में आर्टिकल 25 आपका क्या करता है, एक चीज़ है आर्टिकल 25, इसमें आपका जो कृपाण वगैरह हो गया, जो सिख कम्युनिटी से लोग होते हैं, कृपाण एंड जो सिख बिलीव्स होते हैं उनको बियर करने का जो भी राइट है वो सब आर्टिकल 25 ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आर्टिकल नंबर, नेक्स्ट जो हमारा है आर्टिकल नंबर 26 है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल 26 आपका बात करता है, डील्स करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स इंक्लूडिंग राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ओन एंड एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टीज। मतलब किसी भी धर्म को चलाने के लिए जो भी आपको चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर आपको जो भी चीज़ लगता है वो आपको आर्टिकल 26 बताता है। ठीक है, डील करता है, ये फ्रीडम देता है बेसिकली कि आप अपने रिलीजन को मेंटेन करने के लिए, अपने रिलीजियस बिलीफ को मेंटेन करने के लिए जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 देता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। मतलब कि आर्टिकल 27 lays down that no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denominations। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि भैया आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है रिलीजियस पे के लिए। आप मंदिर विजिट कर रहे हो या आप मस्जिद जा रहे हो तो आपको उसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे आप फोर्सफुली आप वहाँ पे चंदा नहीं दे सकते। ठीक है, बेसिकली, ठीक है, फोर्सफुली नहीं, बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार आप दे सकते हो। ठीक है, बिलीव, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। अभी जैसे जो जिस बिलीफ को मानते हैं तो वो इशू नहीं होता, लेकिन ये आप टैक्सेस नहीं उसमें वो लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन।
ये कुछ फ्रीडम्स देता है कि किस तरीके के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, रिलीजियस बेसिकली क्या होता है, आर्टिकल 28 में ये स्टेट किया जाता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी गिवन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। ठीक है, अभी आर्टिकल 28 डिस्टिंग्विश करता है 4 तरीके के इंस्टीट्यूशंस को। पहला इंस्टीट्यूशन है होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, इसका मतलब है कि जो कम्प्लीटली स्टेट, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कम्प्लीटली स्टेट फंड पे मैनेज हो रहे हैं। सेकेंड, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट, इस एडमिनिस्टर जिनको सरकार तो चला रही है लेकिन वो एक ट्रस्ट के अंडर है। ठीक है, एस्टेब्लिश जिसका क्या हुआ, एक ट्रस्ट बना के हुआ है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, जो कि क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जिसको, या स्टेट जिसको रिकॉग्नाइज कर दे जिन जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। अगला है जो लास्ट है वो है रिसीविंग एड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट जो क्या कर रहा हो, सहायता प्राप्त कर रहा हो, कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट से, ये उसको डिस्टिंग्विश करता है। तो जो पहला है इसमें तो बिल्कुल से रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोहिबिट किए जाते हैं। ठीक है, वाइल जो सेकंड वाला है, सेकंड आपका है ये वाला। ठीक है, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला सेकंड, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट, इसमें क्या होता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड होते हैं। ठीक है, अब सी और डी जो है इसमें वॉलंटरी बेसिस पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड होते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।